सीरिया में शक्ति संतुलन बदल गया है। आईसिस इसका फायदा उठाने की कोशिश में है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। 9 दिसंबर 2024 को अमेरिका ने एक बयान में यह लफ्ज कहे। सीरिया की जियोपॉलिटिक्स में रूस के बाद अमेरिका ने भी दखल दे दिया है। अमेरिका ने सीरिया में हवाई हमले किए तो 50 साल बाद इजरायली सेना भी सीमा पार कर सीरिया में घुस गई। कुर्दिश सेना, एचटीएस, सीरियन नेशनल आर्मी और आईसिस पहले से ही सीरिया पर कब्जा जमाए हुए, लेकिन दुनिया के दो ताकतवर देश अमेरिका और रूस का सीरिया में क्या इंटरेस्ट है, क्यों अमेरिका ने सीरिया में 75 ठिकानों पर बमबारी की और क्या आने वाले समय में सीरिया 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा, इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर और कुछ सवाल। तो पहला सवाल, इसके पहले जान लेते हैं कि अभी तक सीरिया में क्या हुआ। सबसे पहले सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत कहां से हुई और अब तक क्या क्या हुआ है। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार का विरोध शुरू हुआ, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, क्योंकि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने अलावी समुदाय को तवज्जो देना शुरू कर दिया था। असद ने विरोध करने वाले पर कठोर कार्रवाई की और यहीं से सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़क गई। इस गृह युद्ध में सीरियाई सरकार, कई चरमपंथी गुट समेत अमेरिका, ईरान और रूस जैसे देश भी शामिल हुए। इस कारण 5 लाख से ज्यादा सीरियाई लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। रूस ने असद की मदद की और गृह युद्ध को पलटने में अहम भूमिका निभाई। रूसी सेना की मदद से असद ने अपना शासन मजबूत किया। 13 साल बाद यानी 27 नवंबर 2024 को सीरियाई सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। विद्रोही गुट एचटीएस ने सीरिया के अलेपो, हमा, दारा, होम्स और दशमिक पर कब्जा कर लिया। 8 दिसंबर को सीरियाई राष्ट्रपति देश छोड़कर रूस चले गए। अमेरिकी सेना और इजरायली सेना ने भी सीरिया में दोनों सेनाएं दाखिल हो गई। अब पहला सवाल, सीरिया पर हमला करने से अमेरिका को क्या फायदा मिलेगा। 8 दिसंबर 2024 यानी रविवार को अमेरिका ने सीरिया में आईसिस के 75 ठिकानों पर लगभग 140 बम गिराए। आईसिस एक आतंकी संगठन है जो सीरिया और इराक के हिस्सों पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर हमने आईसिस लड़ाकों और नेताओं के एक बड़े जमावड़े को निशाना बनाया है। अमेरिका की एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन के मुताबिक राष्ट्रपति बशर अल असद के रूस जाने के बाद आईसिस ने सीरिया में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास विद्रोही और आईसिस के गठबंधन की सूचना मिली थी। अमेरिका ने हमला सीरिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया है। सेंटकॉम कमांडर जनरल माइक एरिक कुरिला ने एक बयान में कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि हम आईसिस को फिर से संगठित होने की इजाज़त नहीं देंगे। सीरिया में सभी संगठनों को पता होना चाहिए कि अगर वे किसी भी तरह से आईसिस के साथ साझेदारी करते हैं तो हम उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे। विदेशी मामलों के जानकार और जेएनयू में प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि अमेरिका सीरिया के लिए जो पॉलिसी अपनाता है वह वेस्ट एशिया समेत पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, बाद में वहां तालिबान और जिहादी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। ऐसा ही कुछ अब सीरिया में हो रहा है। अमेरिका ने बयान जारी कर कहा कि ये अवसर और खतरा दोनों है। असद की सत्ता खत्म होने को अमेरिका अवसर की तरह और विद्रोही गुटों के कब्जे को खतरे के तौर पर देख रहा है। हालांकि इससे अमेरिका को कोई बड़ा फायदा नहीं है। अब अगला सवाल, सीरिया के लिए रूस भी मैदान में है। असद को पनाह देने के इस पूरे मामले में क्या मायने हैं। 9 दिसंबर को रूस में अल असद को पनाह देने पर रूस ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरियाई राष्ट्रपति असद को शरण देने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने असद की लोकेशन नहीं बताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद और उनका परिवार 8 दिसंबर को ही रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए थे। एक्सपर्ट राजन कुमार बताते हैं, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल नजरिए से रूस के लिए सीरिया काफी अहम है। सोवियत यूनियन के समय से सीरिया में रूस का मिलिट्री बेस है। 2015 में जब अल असद की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा था, तब रूस ने सेना भेजकर असद को सपोर्ट किया था। अगर तब रूस ऐसा नहीं करता तो असद का शासन तभी खत्म हो जाता। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के फेलो कबीर तनेजा मानते हैं कि असद को शरण देने में रूस को कोई फायदा नहीं है।
वो कहते हैं कि असद या तो तेहरान जाते या फिर रूस। पुतिन ने भी इसे एक फ़र्ज़ अदायगी के तौर पर देखा है। दरअसल सीरिया इकलौता देश है जहां रूस का मिलिट्री बेस मौजूद है। अगर ये बेस यहां से हट गया तो रूस की मिडिल ईस्ट में मौजूदगी खत्म हो जाएगी। अब तीसरा सवाल, क्या अमेरिका के कहने पर इजराइल ने सीरिया में सेना भेजी? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कहने पर इजराइल सेना का सीरिया में घुसने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन सीरिया के बॉर्डर के पास अमेरिका का सबसे भरोसेमंद देश इजराइल ही बचाता है। असद के देश से भागने के बाद इजराइल के लिए यह गोल्डन चांस जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि इजराइल और सीरिया के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे। दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं। सीरिया ने हिजबुल्लाह जैसे इजराइल के कई दुश्मनों को पनाह दी है। इस वजह से यह देश इजराइल के निशाने पर हमेशा से रहा है। 1994 के एक एग्रीमेंट के बाद इजरायली सेना सीरिया में घुसी। सेना ने ज़मीनी और आसमानी हमले किया। इजरायली सेना ने सीरिया में गोलन हाइट्स के 10 किलोमीटर के एरिया पर कब्जा जमा लिया। गोलन हाइट्स का यह हिस्सा सीरिया और इजराइल के बीच सीमा का एक बफर जोन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने बहुत पहले ही सीरिया के इन इलाकों पर कब्जे की प्लानिंग बना ली थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल सीरिया पर कब्जा करके ईरान पर भी दबाव बनाना चाहता है। गोलन हाइट्स कब्जाने के बाद इजराइल यहां से सीरिया में लड़ रहे कुर्दिश फ्रंट पर भी मदद कर सकता है। अगर कुर्दिश फ्रंट मजबूत होकर ईरान के खिलाफ लड़ता है तो ईरान हिजबुल्लाह की मदद नहीं कर पाएगा। इससे इजराइल आसानी से हिजबुल्लाह को हरा सकेगा। अब चौथा सवाल, क्या रूस की मदद के लिए तुर्की ने सीरिया में दखल दिया? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने पहले विद्रोहियों ने तुर्कियों को एक बड़े हमले की योजना के बारे में बताया था। विद्रोहियों का मानना था कि तुर्की ने उनके हमले पर सहमति दे दी, क्योंकि तुर्की ने लंबे समय से विद्रोहियों का समर्थन किया। हालांकि तुर्की के विदेश उप मंत्री नूह यिल्माज ने एक बयान जारी कर इस बात से इनकार किया था। यिल्माज ने कहा, अंकारा सीरिया के हमले में शामिल नहीं था। तुर्की ने इस हमले के लिए इजाज़त भी नहीं दी थी। मुझे सीरिया में सरकार पलटने की चिंता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एचटीएस कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने ही सीरिया में सरकार गिराने की प्लानिंग की थी, क्योंकि जुलानी को अमेरिका, ब्रिटेन और तुर्की समेत कई देश आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। तुर्की सीरिया की सरकार का विरोध ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसने एचटीएस का कभी समर्थन नहीं किया। तुर्की की उम्मीद है कि सीरिया में शांति से शरणार्थियों की वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। ये शरणार्थी 2011 में तुर्की चले गए थे, क्योंकि सीरिया में विद्रोहियों ने जंग छेड़ दी थी। अब पांचवा सवाल, क्या अन्य देशों के दखल से सीरिया का बंटवारा हो जाएगा? एक्सपर्ट राजन कुमार कहते हैं कि सीरिया का बंटवारा होना एकदम तय है। वे कहते हैं, सीरिया में जैसे हालात बने हैं उससे पता चलता है कि इसका बंटवारा होने वाला है। कुछ दिनों बाद अलावी रेबेल ग्रुप्स उभरेंगे और सीरिया के कोस्टल इलाकों में कब्जा करेंगे। इजराइल भी पीछे नहीं रहेगा। ऐसे में सीरिया एकजुट देश नहीं बचेगा। एक्सपर्ट कबीर तनेजा मानते हैं कि पहले से ही सीरिया कई हिस्सों में बटा हुआ है। कबीर कहते हैं, सीरिया के बंटवारे में कोई नई बात नहीं है। तुर्की और इजराइल ने अपने फ़ायदे देखते हुए सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा किया। सीरिया के एक बड़े इलाके पर कब्जा करने वाले एचटीएस के मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं। अगर वे सत्ता में आते हैं और तो बदलाव देखने को मिल सकता है। अब छठवां सवाल, क्या सीरिया तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है? एक्सपर्ट राजन का कहना है कि सीरिया में कई देशों की मौजूदगी और दिलचस्पी तीसरे वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है, लेकिन ये फौरन नहीं हो सकता। आगे राजन कहते हैं, भले ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग जारी है और सीरिया में भी ऐसा माहौल बना है, लेकिन जब तक भारत, चीन जैसे ग्लोबल साउथ के देश जंग में शामिल नहीं होंगे तब तक वर्ल्ड वॉर के हालात नहीं बनेंगे। दरअसल अभी कई देशों का कोई ऐसा अलायंस नहीं बना है जो विश्व युद्ध को बढ़ावा दे। कबीर तनेजा एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अभी वर्ल्ड वॉर के होने के आसार नहीं है। वे कहते हैं कि पिछले 2 विश्व युद्धों को देखें तो दुनिया में कई देश अलग अलग मुद्दों पर 2 गुटों में बटे हुए हैं और अभी ऐसा कुछ नहीं है। न तो कोई अलायंस है और न ही किसी मसले पर वैश्विक झड़प हो रही है।
तो आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।